हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फिजिक्स में फ्रिक्शन चैप्टर। और गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? प्लीज रिप्लाई। इज इट विजिबल क्लियरली? प्लीज रिप्लाई फास्ट, जल्दी बताओ। ओके, तो हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं, है ना। टू ब्लॉक केस पढ़ रहे हैं और उसका परसेप्शन पढ़ रहे हैं, चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे चीज़ें ऐसी जगह रखी हों जो सरफेस चल रहा हो, ट्रक हो चाहे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक हो, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश करें इकट्ठा। सो अभी भी हम लोगों का टू ब्लॉक केस ही चल रहा है, आपको पता है। और मैं क्वेश्चन दिया था और हमें लगता है कि आप लोग ट्राई किए होंगे। अभी भी चल रहा है टू ब्लॉक केस, हम लोग यही अभी भी पढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन ट्राई किए क्या आप लोग? रिप्लाई करिए। आप लोग क्वेश्चन ट्राई किए? क्वेश्चन ट्राई किए? यस, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ ट्राई किए। तो हमें लग रहा है कि आप लोग चेक करिए। तब क्वेश्चन ये रहा होगा, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा ये रहा होगा कि एक ब्लॉक है और उस पे एक 4 kg का ब्लॉक है। उस पे एक 4 kg का ब्लॉक है, उसके ऊपर एक 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, और उस पे फोर्स लग रहा है ऊपर वाले पर 2 न्यूटन कहिए, 10 न्यूटन कहिए, 60 न्यूटन, 100 न्यूटन, है ना। और यहां पे दोनों ब्लॉक के बीच में म्यू दिया हुआ था 0.3 और कहा गया था यहां स्मूथ है। यही बात हो रही थी। याद होगा कि मैं बहुत छोटे में भी इसको सोचने लगा था और बहुत अच्छे क्वेश्चन को भी किया था कि वो रेंज बताइए फोर्स का, मैक्सिमम वैल्यू कहिए चाहे फोर्स का रेंज बताइए जब दोनों ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग नहीं होगी। अच्छा, पिछले क्लास में ये डिस्कशन हो चुका था। जब फोर्स नीचे वाले पे लग रहा था तो डिस्कशन हो चुका था कि ये जो सरफेस है ना उस पे तो अब चलेंगे ही। ग्राउंड वाला जो सरफेस है सबसे नीचे वाला, तो उस पे तो चलेंगे ही चलेंगे, है ना। क्यों चलेंगे? क्योंकि वहां स्मूथ है। तो अब तो ये तय है कि ब्लॉक्स चलेंगे। पिछले वाले भी केस में चल रहे थे कि चलना ही है और इसमें भी चलना ही है, क्योंकि ये उन केसेस से हट के है जो हम लोग पहले पढ़ते आ रहे हैं। तो पिछले क्लास में क्लियरली समझाया था कि अब हम लोग के सामने फ्रिक्शन के नाम पर 2 केसेस नज़र आएंगे। एक ऐसा सरफेस जो परमानेंट रेस्ट में रहे, जैसे ग्राउंड है, रोड है, कोई फिक्स्ड टाइल्स है, घर में कोई चीज़ है तो सरफेस फिक्स है। उस पे बॉक्स का खींचना, ब्लॉक का, बोरे का, किसी चीज़ का खींचना, चारपाई का, टेबल का, ये देखिए किसी चीज़ का खींचना उस पे, और किसी ऐसे सरफेस पर खींचना, चलना जो चल सकता हो। तो दोनों में अंतर है। वही उसी के नाम पे हम लोग सबसे कठिन वाला पार्ट अब पढ़ रहे हैं। ट्रक पे कोई चीज़ का होना, लिफ्ट में किसी चीज़ का होना,
ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक का होना, बॉक्स के ऊपर बॉक्स का होना, बोरे के ऊपर बोरे का होना, तब तो जो सरफेस ऊपर वाला है वो तो चल सकता है। तो ये डिफरेंस है ना। तो एक तो ये पॉइंट है और जिसके कारण ये कठिन भी हो रहा है, और जिसमें हम लोग ये फाइट नहीं करवाते कि तब तक नहीं चलेगा जब तक एफ मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन ओवरकम नहीं होगा, ऐसे नहीं सोचेंगे अब। अच्छा हाँ, वहां जरूर सोचेंगे। नीचे वाले के लिए तो अभी भी वैसा ही सोचेंगे, नीचे वाले के लिए, लेकिन ऊपर वाले के लिए जहां पे सरफेस ऐसे है वैसे नहीं सोचेंगे। तो ये तो पिछले क्लास में डिस्कशन हो चुका था। अब याद करो, पिछले वाले क्लास की तरह यदि मैं बात करूं तो हमारे पास दो तरीके हैं सोचने के। एक शॉर्टकट मेथड है और हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चंस भी हैं उसमें, और बहुत फटाक से होगा, बहुत ज़्यादा फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनाऊंगा भी नहीं, है ना। तो कौन सा लेवल है वो मैं आपको बात कर देता हूं, फिर लेमैन अप्रोच वाला करता हूं, फिर वो हाईएस्ट लेवल वाला करता हूं, सब फिर करेंगे। तो मेरे दिमाग में आ रहा है यदि हमको ये इसको करना होगा, इस क्वेश्चन को, तो मैं ये करूंगा, बजाय इसके कि मैं इन सबको देखूं, मैं ये सोचूंगा कि इस पे कितना, जो ऊपर वाले पे अप्लाइड फोर्स है वो मैक्सिमम कितने तक दोनों साथ साथ चलेंगे, पहले मैं निकालना चाहता हूं, है ना। मैक्सिमम कितने तक साथ साथ चलेंगे ये मैं निकालना चाहता हूं, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए, ठीक है। और फिर तो बाकी पता चल ही जाएगा कि साथ साथ चलेंगे नहीं चलेंगे कितने फोर्स पर, है ना। तो मेरे अनुसार यदि हमको करना होगा तो छोटे में, छोटा वाला पहले कर देता हूं इस बार। पिछले वाले में तो छोटा वाला नहीं किया था क्योंकि हमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करना था, लेकिन इसमें मैं चाहता हूं कि छोटा वाला जो थोड़ा हाई लेवल का डिस्कशन है, और मैं मान के चल रहा हूं कि कोई भी बच्चा लो लेवल का नहीं होता, वो लो लेवल का बना दिया जाता है सराउंडिंग के कारण, चीज़ों की स्कार्सिटी के कारण, अनअवेलेबिलिटी के कारण। चीज़ें उसके पास है ही नहीं, वो कहाँ से ग्रो करेगा, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है ना। तो कोई भी बच्चा स्लो यदि हो गया है तो वो उसके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, चीज़ें उसको मौके नहीं मिले हैं। मैं कई बार बोला भी हूँ, आज फिर से आप लोगों को याद दिला रहा हूँ। तो चलिए करते हैं, समझते हैं। मेरे दिमाग में यदि जल्दी करना होगा तो इसको मैं ऐसे सोचूंगा कि यही वाला रफ तो यही है, यहाँ तो स्मूथ है तो यहाँ चलना ही है, यहाँ रफ है तो नॉर्मल इसी का वेट होगा। तो नॉर्मल मेरे को दिख रहा है कि n की वैल्यू 20 है और f मैक्सिमम है म्यू n है, मतलब 0.3 इंटू 20 है और 6 न्यूटन है, 6 न्यूटन, ठीक है। मेरे दिमाग में लग रहा है कि ये 6 न्यूटन है ये यहां पर। अब मैं सोच रहा हूं फ्रिक्शन कैसे लगेगा, स्टेप। अच्छा, आप लोगों को स्टेप के कारण स्टेप सुना रहा हूं, समझा रहा हूं, नहीं तो हमको करना होगा तो मैं बहुत जल्दी सोच लूंगा, और आप भी अब मेरे बताने के बाद हो जाएंगे। वैसे फ्रिक्शन सोच रहा हूं थोड़ी देर के लिए मैं स्मूथ मान रहा हूं, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ना। चलिए, याद है ना कि फ्रिक्शन जब समझ में ना आए तो थोड़ी देर के लिए स्मूथ मान लेते हैं तो आइडिया लग जाता है। इमेजिन करो यहाँ स्मूथ तो है ही, यदि यहाँ स्मूथ मान लें तो ये 2 न्यूटन या जो भी लगाओगे उससे सरकता हुआ भाग जाएगा और 4 केजी को ले जाने वाला कोई नहीं रहेगा। सही में ग्राउंड सरफेस स्मूथ हो और 2 केजी और 4 केजी के बीच में भी स्मूथ हो तो 4 केजी वहीं रह जाएगा और ऊपर वाला भागता चला जाएगा एक्सेलरेट होके, है ना, गिर जाएगा कह लीजिए, या और चाहे 4 केजी लंबा रहेगा तो भागता चला जाएगा। कई बच्चे कहते हैं कि भागता चला जाएगा सर, वो तो गिर भी जाएगा। तो ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि 4 केजी का डायमेंशन तो दिया नहीं है, तो वो भागता हुआ मानिए ना, क्योंकि डायमेंशन लेंथ नहीं दिया है। और हम लोग भी वैसे भी फोर्स की जो स्टडी होती है वो इंस्टेंटेनियस होती है। बाकी फर्दर यदि टाइम इंटरवल की बात होती है तो हमें लेंथ उनको देना पड़ता है कि बताइए क्या है, कैसे है, इस टाइप का ना।
कि कितने टाइम तक है चला, कब गिरेगा कब नहीं गिरेगा, तो इनको देना होगा कि कितना लेंथ 4 kg का, 4 kg वाले का है और क्या है। ठीक है, तो एक तो ये है, तो कितना ये हो गया 6 न्यूटन। ओके, अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि थोड़ी देर के लिए स्मूथ मानेंगे, तो जो 2 kg है, स्मूथ मानने पर 2 kg भागने वाला है, तो 2 kg भागने वाला होगा तो 2 kg के ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगेगा। और क्योंकि अच्छा, कैसे कैसे सोचेंगे कहीं पे भी, फिर से याद दिला देता हूं, जब हम कहीं स्मूथ मानते हैं फ्रिक्शन कम समझ में आता है कि किधर लगेगा क्या लगेगा, तो स्मूथ मानने से जो चीजें तेजी से भागती हैं, चाहे नीचे वाला भागे, चाहे ऊपर वाला भागे, चाहे मिडिल वाला भागे, चाहे 50 ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक हो, चाहे कुछ भी हो, जो चीज तेजी से भाग रही है रिलेटिवली, उसका विरोध कराना होता है हमें। और एक बार एक बॉडी पे लगेगा तो दूसरे बॉडी पे उल्टा लगेगा। सिंपल, वेरी सिंपल, है ना। तो 2 kg कौन भाग रहा है? 2 kg भाग रहा है, तो 2 kg पे पीछे लगाओगे, और क्योंकि 2 kg पे पीछे लगाओगे तो 4 kg पे आगे लगाओगे। तो बताओ 4 kg को आगे कौन ले जाने वाला है? 2 kg पे फ्रिक्शन तो पीछे लगाओगे और 4 kg पे फ्रिक्शन आगे लगाओगे, तो 4 kg को ले जाने वाला कौन है? फ्रिक्शन। और 4 kg फ्रिक्शन के भरोसे है। याद है मैं पिछले क्लास में इसकी चर्चा करा था कि हमें ये देखना है कि कौन किसके भरोसे है। तो जो फ्रिक्शन के भरोसे है, 2 kg तो मेरे भरोसे है, अब मैं तो कुछ भी चाप दूंगा, एक अरब न्यूटन लगा दूंगा, लो 1 अरब न्यूटन लगा दूंगा, पकड़ के खींच दूंगा इसको, 1 अरब न्यूटन। लेकिन 4 kg तो बेचारा किसके भरोसे है? फ्रिक्शन के भरोसे है, और फ्रिक्शन का हमारा लिमिट है। इसका मतलब 2 kg पर फोर्स लगाते हुए नॉर्मल के थ्रू फ्रिक्शन 4 kg पर ट्रांसमिट होना मैक्सिमम 6 पॉसिबल है। फिर से 2 kg पर फोर्स लगाते हुए नॉर्मल के थ्रू 4 kg पे फोर्स ट्रांसमिट होने की पॉसिबिलिटी 6 न्यूटन से ज्यादा है ही नहीं। 4 kg करे कि मेरे ऊपर 6 न्यूटन से ज्यादा लग ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। 4 kg 2 kg को बोल रहा है, 4 kg 2 kg को बोल रहा है कि यदि तुम्हें साथ साथ चलना है, पिछले क्लास में भी ऐसे ही बोल रहा था, 2 kg तब बोल रहा था, 4 पे लगा रहे थे, 2 kg कर रहा था। 4 kg करे कि देखो भाई, ये 2 kg को करे कि तुम यदि साथ साथ मेरे चलना चाहते हो तो मेरे ऊपर 4 kg के ऊपर, ये समझ में आ रहा है? 4 kg की बात हो रही है, 4 kg के ऊपर फ्रिक्शन ही लग सकता है ले जाने के लिए। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेरेशन, और एफ मैक्स बराबर 4 इंटू ए मैक्स। हम ये जानते हैं 4 kg के ऊपर 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, और ए मैक्स आपको निकालना ही है। ए मैक्स है 4 kg का है कि मेरा 3/2 से, 4 kg करे कि मेरा 3/2 से ज्यादा एक्सेलरेशन संभव ही नहीं है। 4 kg कह रहा है कि मेरा 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ज्यादा एक्सेलरेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो 4 kg 2 kg से कह रहा है कि भाई तुम तो देखो, तुम्हारे ऊपर जो पावर लग रहा है, कोई ऐसा आदमी लगा रहा है जो कुछ भी लगा सकता है। 4 kg कर मेरे ऊपर तो फ्रिक्शन लगा रहा है, वही लेके जाने वाला है, और तुम्हारे ही थ्रू ट्रांसमिट होके आया है मेरे पास, जो कि 6 से ज्यादा हो नहीं सकता।
तो मेरा तो 3/2 से ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं होगा। मतलब मेरे ऊपर 4 kg का रहा है कि मेरे ऊपर 6 न्यूटन फोर्स से ज़्यादा लग नहीं सकता ले जाने के लिए, नॉर्मल नहीं, ले जाने के लिए जो फ्रिक्शन लगता है। इसलिए मेरा 3/2 1.5 एक्सेलरेशन से ज़्यादा एक्सेलरेशन मेरा नहीं हो सकता। इसलिए 2 kg यदि तुम्हें साथ चलना है तो तुम्हें भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन 3/2 ही रखना होगा। यदि 3/2 से थोड़ा भी ज़्यादा हुआ तो फ्रिक्शन हमको धोखा दे देगा। फ्रिक्शन कहेगा कि मेरी औकात 6 ही है, 6 ही लगा सकता हूँ, और चलना है तो साथ में चलो उसके 2 kg के, नहीं तो मैं नहीं लगा पाऊंगा। तो 2 kg वाला तुम ज़्यादा से चले जाना, मैं तो अब 6 ही न्यूटन लगेगा तो 3/2 से ही जाऊंगा। ये है पूरी हालत यहाँ की। और तब मैं कहता हूं कि यदि साथ चलने की बात हो, नो स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स की बात हो, तो कहिए तो मैं लिखूं तब। यदि आप अलाउ करें तो देखिए, F max बराबर 6 इंटू ए मैक्स। ठीक लिखा हूं? ये कौन सा F max लिख रहा हूं? ये वाला मैं रख नहीं रहा हूं, एक क्वेश्चन बढ़िया बता रहा हूं जो किताबों में आपको मिल जाएगा, एग्जाम्स में मिल जाएगा। अच्छा हाँ, जब मैं इसको साथ चलने की बात कर रहा था तो इकट्ठा मानना हूं, बड़ा पॉइंट है। मैं तो कहता हूं दुनिया में कहीं पे भी सेपरेट चीजें होते हुए भी अंदर में कोई हलचल या सेपरेशन की बात ना हो, अलग अलग एक्सप्रेशन की बात ना हो, तो पूरे चीजों को कैसे माना जा सकता है? इकट्ठा। क्योंकि अलग जब चीजों का सेम एक्सेलरेशन होता है, कोई पैटर्न ऐसे 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 हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, चाहे इकट्ठा ऊपर नीचे हो, ऐसे जा रहा हो इकट्ठा, तो यदि एक्सेलरेशन सेम है तो पूरा इकट्ठा लेने से जो आपस में इंटरनल फोर्सेस हैं उनकी बात नहीं होती है। सो सिस्टम में 6 kg माना हूं, और 6 kg मानने का फायदा ये होगा कि 2 kg 4 kg के बीच में जो नॉर्मल होगा वो इंटरनल होगा, और 2 kg 4 kg के बीच में आपस में जो फ्रिक्शन लगेगा सरफेस के बीच में वो भी इंटरनल होगा, बात ही नहीं होगी। तब कहा जाएगा F बराबर ma। और आपको पता है कि नीचे वाला हमेशा कौन डिसाइड करता है? कॉमन मैक्सिमम एक्सेलरेशन। बड़ा स्टेटमेंट, बड़ा स्टेटमेंट। कौन मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन कौन डिसाइड करता है? हमेशा जो फ्रिक्शन के भरोसे होता है, क्योंकि वहीं पे लिमिटेशन होती है फोर्स लगने की, चलने की, एक्सेलरेशन की, मोशन की, वहीं पे लिमिटेशन होती है ना। बाकी तो आप तो कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये रहा 3/2 और ये रहा 9 न्यूटन, ये रहा। तो अब आपको पता चल गया। तो मैं तो कहता हूं कि ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। यदि मैं ये नहीं लिखता, 4 फोर्सेस की वैल्यू नहीं लिखता, केवल F लिखता और एक कहता कि बताइए F कितना मैक्सिमम लगेगा ताकि दोनों साथ साथ चलेंगे, तो इसका आंसर है 9 न्यूटन। चाहे कोई ये कहे कि फोर्स का रेंज कितना होगा कि दोनों साथ साथ चलेंगे, तो इसका आंसर है 0 to 9 न्यूटन। अब कोई ये कहेगा, एक और स्टेटमेंट, बड़ा स्टेटमेंट, कोई ये कहेगा कि मिनिमम फोर्स कितना लगा के और 2 kg को गिरा दें। मिनिमम, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम कितना लगा के 2 kg को गिरा दे, तो आंसर है स्लिपिंग करवाना होगा। स्लिपिंग के लिए 9 न्यूटन से थोड़ा ज्यादा, 9 न्यूटन से थोड़ा ज्यादा, एंड दैट थोड़ा मीन्स व्हाट? टेंडिंग टू 0, और प्रैक्टिकली लिमिटिंग केस, take limit of that value comes out how much? 9। कई बार बात होगी है, ये नई बात नहीं है। जो 9 क्रिटिकल है ना, मैक्सिमम ताकि न सरके तो आंसर 9, अब मिनिमम लगा के सरका दे तो आंसर 9। हालांकि सच ये है कि 9 से थोड़ा ज्यादा,
बताया होगा। एनीवे, तो हमको लग रहा है कि आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो इन सब का आंसर 9 है और आपको पता चल गया होगा। तो आप लोग इस तरह के शॉर्टकट मेथड वाला सीख गए। तो अब तो हमें पता चल गया ना, 2 पे साथ साथ चलेंगे और 10 पे साथ साथ नहीं चलेंगे, 8 पर साथ चलेंगे, 8.9 पर साथ चलेंगे, 9 पर साथ चलेंगे, 9.5 पर साथ नहीं चलेंगे, 10 पर साथ नहीं चलेंगे, 60 पर साथ नहीं चलेंगे, 100 पर साथ नहीं चलेंगे, 100 पे साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि हम लोगों को मालूम हो गया कि साथ कितने देर तक बिना स्लीपिंग के दोनों के बीच में चलना है ना। तो हमें लग रहा है कि हमें लग रहा है कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब मैं चाहता हूं कि वो दूसरा वाला भी अप्रोच करें, क्योंकि इतना सोच पाना, खासकर जब क्वेश्चन और ज़्यादा कहीं बदल जाएगा, थोड़े दूसरे अजीब तरह का हो जाएगा, तो सोच पाना इतना आसान नहीं होगा। तो क्यों ना जो फंडामेंटल है वो वाला भी हम लोग कर लें, है ना। चलिए, ये वाला तो है ही, फिर भी मैं चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ, सभी लोग देख ले। ये वाला तो हो गया ना, ये वाला हम लोग सीख लिए। चलिए, अब वो जो तरीका होता है उसको मैं फॉलो कर लेता हूँ, जो अपना एक जो फंडामेंटल अप्रोच है। आपको पता ही है कि क्या करना है ना। चलिए सभी लोग देखें, 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, ये रहा 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, सभी लोग फिर से सीखने के नाम पर ना, क्योंकि मैं देखा हूँ जो ऑफलाइन क्लासेस है उसमें देखा हूँ बच्चों से गलती होती हुई है। सभी लोग मुझे फॉलो करिए। एक लोग अपने कॉपी में 2 kg का, 4 kg का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। मतलब 2 kg को अलग देखो, भूल जाओ कि दुनिया में कुछ और है, 4 kg है, ये दिखना ही नहीं चाहिए। 2 kg का अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, 4 kg का अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, और फिर मैं बनाता हूं, चेक करो कि तुमसे कुछ छूट गया क्या। और जो मैं सिखाऊंगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस से हमें पूरा आइडिया है कि यहीं से बताऊंगा। हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, हमें बहुत अफसोस है। आप हमें देख पा रहे हैं लेकिन हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। हालांकि फिजिकली आप हमें भी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कम से कम मेरा वीडियो तो हमें तो देख रहे हो ना वीडियो में, और मैं आप लोगों को तो देख ही नहीं पा रहा हूं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे डन लिख रहे हैं, गुड। तो आप लोग बना लिए हैं। तो जो लोग नहीं बनाए हैं 1 मिनट ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट में क्या जाता है। तो जल्दी से सभी लोग जल्दी से, खटाक से सभी लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, आधे मिनट में। यार बहुत कम टाइम होना चाहिए। मेरे अनुसार तो दुनिया के किसी भी फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने के लिए 10 सेकंड से ज़्यादा, कितना भी कॉम्प्लेक्स फ्री बॉडी डायग्राम हो, अरे 2-4 फोर्स दिखाना होता है, और क्या करते हैं। तो 2-4 फोर्स दिखाने के लिए 10 सेकंड से ज़्यादा लगे क्या, घड़ी देख लेना, 10 सेकंड बहुत ज़्यादा टाइम होता है। सभी लोग चलिए सीखिए, एक लोग सीखिए तो ज़रा। ये देखिए, सभी लोग सीखेंगे, एक लोग सीखेंगे। सबसे पहले mg लगाया 20 न्यूटन। mg जो अर्थ वाला है, जो दिखता नहीं है, छूटने का पूरा चांस है। फिर कांटेक्ट देखा तो एक तो मैं लगा रहा था, मेरा कांटेक्ट था जो मैं खींचे पड़ा था 2 न्यूटन से। दूसरा एक मेरा कांटेक्ट था, एक 4 kg के साथ था। ऐसे ही देखना होता है पूरा क्लियरली। वो ओरिजिनल फोटो देख देख के बनाया करो। mg लगाने के बाद जो दिखता नहीं है mg वो लगा लो, और फिर उसके बाद ओरिजिनल फोटो देखो। कांटेक्ट कितने हैं, 2 kg 4 kg के कांटेक्ट में है, और 2 kg मेरे कांटेक्ट में है जो खींच रहा है। स्मूथ सरफेस कांटेक्ट है, स्मूथ सरफेस कांटेक्ट है तो एक फोर्स नॉर्मल,
यदि रफ सरफेस कांटेक्ट है तो दो फोर्स, नॉर्मल और फ्रिक्शन। हालांकि बता चुका हूं कि नॉर्मल और फ्रिक्शन आर नथिंग बट कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, रिएक्शन फोर्स। लेकिन हम लोग वैसे पढ़ते नहीं हैं, आसानी के लिए तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, नॉर्मल और फ्रिक्शन दिखा के। तो आप जरा देखो तो दिस इज कांटेक्ट, देखो यही सरफेस कांटेक्ट है। दिस इज आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड इनटू द बॉडी। पता है, मैं सभी को, मैं जो देखा हूं, जो नहीं बच्चे नहीं सीख पाते, सभी लोग फोकस करो, पिछले क्लास में बताया था, फिर भी बच्चे यहां पे ऐसे दिखाते हैं तो बहुत गलतियां होती हैं उनसे। मत दिखाओ, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे करो। हमेशा सरफेस के द्वारा 4 kg इधर था, सरफेस कांटेक्ट था इनटू द बॉडी, फ्रॉम आउटसाइड एक्सटर्नल फोर्स इनटू द बॉडी। इधर सरफेस है तो इनटू द बॉडी, यहां सरफेस कांटेक्ट है तो इनटू द बॉडी, यहां सरफेस कांटेक्ट है तो इनटू द बॉडी। ऐसा बनाओ कि तुमसे गलती ना हो, ऐसा बनाओ कि तुमसे गलती ना हो। तो यही वाला करना। और बहुत सारे बच्चे एरो नहीं लगाते हैं, एरो छोड़ देते हैं, गलत है भाई। एरो कैसे छोड़ सकते हैं आप? एरो नहीं लगाओगे तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगा किधर लग रहा है? और दूसरा, यहां से आइडिया लग चुका है कि ये सरकने वाला है, याद है ना? स्मूथ थोड़ा सा मान के, थोड़ी देर यहां पे भी स्मूथ मान लो, ये भागने लगेगा तो फ्रिक्शन कहता है 2 kg को तुम थोड़ा धीरे। ये हो गया। दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg। बच्चे और भी क्या गलती करते हैं? फ्रिक्शन यहां दिखाते हैं। अरे जहां फ्रिक्शन लग रहा है वहां दिखाओ यार। नॉर्मल जहां लग रहा है, जिधर से लग रहा है वहां दिखाओ, क्यों ऊपर दिखाओगे? मेरा मानना है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही किया जाना चाहिए। लोग दुनिया में जो टीचर्स हैं, चाहे एच.सी. वर्मा भी अपने किताब में उसको आगे बढ़ा के दिखाए हैं, है ना? मेरा मानना है कि सही नहीं है। बच्चे गड़बड़ करते हैं, और मेरा क्यों मानना है वो गड़बड़ है? हालांकि लाइन ऑफ फोर्स तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये पुल करता हुआ फोर्स है, जबकि सच्चाई ये है कि ये पुश करता हुआ। दुनिया में हर जगह नॉर्मल जो फ्री सरफेस कांटेक्ट होता है वो हमेशा पुशिंग नेचर होता है। तो मेरे चीज़ों को फॉलो करो। हालांकि मैं भी बढ़ाया हूं, लेकिन मैं ये बोलता आया हूं कि लगाओ और फिर बाद में बढ़ा लेना। जब चीज़ें फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएंगी तो लाइन ऑफ फोर्स पर आगे बढ़ा लो, लाइन ऑफ फोर्स पर आगे बढ़ा लो, लाइन ऑफ फोर्स पर आगे बढ़ा लो, लाइन ऑफ फोर्स पर आगे बढ़ा लो। लेकिन कम से कम गलती तो नहीं होगा तुमसे। एक तो ये है। अब मैं बनाने जा रहा हूं 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। ये रहा 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, 4 kg। सभी लोग बना लिए होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं ताकि आप सीख पाएं। मैं तो देखा हूं कि 50% बच्चों का फ्री बॉडी डायग्राम गलत हो जाता है। तो बच्चों का क्वेश्चन कहाँ से सही होगा? बच्चों का फिजिक्स कहाँ से सही होगा? यही रीज़न है कि मेरा काफ़ी ज़्यादा लंबा चला जाता है, क्योंकि मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ कि बच्चों की रियली में दिक्कत कहाँ पे है, किस अंडरस्टैंडिंग लेवल, चाहे उनकी अपनी जो बारीकियाँ होनी चाहिए उसमें कहाँ मिस्टेक होता है। इसलिए मैं और ज़्यादा डिटेल में जाता रहता हूँ, क्योंकि 15 साल में मैं यही रिसर्च किया हूँ बच्चों के ऊपर। ठीक है, किसी और का वीडियो देख लेना, तमाम टीचर्स हैं यूट्यूब पे, मिल भी जाएंगे। लेकिन आप देखिएगा कि क्या वो सारे तरीके बताते हैं और क्या सारी गलतियाँ बताते हैं वो जो किसी बच्चे से हो सकती है। नहीं, चलिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ ध्यान से। मेरे दिमाग में है कि इस पे उंगलियों पे काउंट किया जा सकता है, उंगलियों पे काउंट किया जा सकता है ओरिजिनल फोटो देख के। सबसे पहले फटाक से मैं 40 लगा देता हूँ, छूट न जाए। 40 न्यूटन, क्योंकि ये इनविजिबल फील्ड फोर्स है, छूट सकता है, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स तो है नहीं, तो छूट सकता है।
अब मैं कांटेक्ट गिनना चाहता हूं। 4 kg को जरा ओरिजिनल फोटो देखो, 4 kg कितने कांटेक्ट में है जरा देख के बताओ हमको। तो तुम्हें पता चलेगा कि 4 kg एक तो 2 kg के कांटेक्ट में है और 4 kg ग्राउंड के कांटेक्ट में है। 2 कांटेक्ट है, 2 सरफेस कांटेक्ट है, 2 सरफेस कांटेक्ट है। ये देखो 4 kg 2 kg पे n लगाया है, तो 2 kg छोड़ा नहीं है, 4 kg पे n लगाया है। देखो अच्छा, ये देखो सरफेस कांटेक्ट, 4 kg का सरफेस कांटेक्ट आउटसाइड, सरफेस कांटेक्ट इनटू द बॉडी। देखो नॉर्मल इनटू द बॉडी होता है, देखो इनटू द बॉडी। यहां पे देखो दिस इज आल्सो सरफेस कांटेक्ट, नीचे देखो इनटू द बॉडी, फ्रॉम आउटसाइड दिस इज सरफेस कांटेक्ट, दिस इज आउटसाइड इनटू द बॉडी। और क्योंकि n यहां पर यूज कर चुका हूं, दिस इज n डैश ग्राउंड के द्वारा। पूरा क्लियर होना चाहिए सबको। पर 2 कांटेक्ट है तो स्मूथ वाला तो 1 लगा है। जब स्मूथ सरफेस कांटेक्ट होता है, स्मूथ सरफेस कांटेक्ट होता है तो केवल नॉर्मल लगता है, और रफ सरफेस कांटेक्ट होता है तो 2 लगाते हैं, क्योंकि 2 kg पर फ्रिक्शन पीछे लग चुका है तो 4 kg पर फ्रिक्शन आगे लगेगा। और ये भी जान लो कि 2 kg पर जो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है वो 4 kg लगाया है, तो 2 kg छोड़ेगा नहीं, 4 kg पे उतना ही उल्टा लगाएगा। दिस इज एक्शन रिएक्शन फोर्स। और स्टेटमेंट याद होगा, मैं बताया हूं कि दुनिया का हर फोर्स एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में होता है। सो दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg एंड 2 kg। दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg एंड 4 kg। हमको लग रहा है कि आप लोग अपने स्तर पे अपना फ्री बॉडी डायग्राम चेक कर लिए होंगे और आप लोग सीख गए होंगे कहाँ कहाँ गलतियां हो सकती हैं। यदि नॉर्मल छूट गया, नॉर्मल का नाम अलग अलग, एरो छूट गया, कोई फोर्स छूट गया, फ्रिक्शन इधर, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है ना। और ये चीज है। अब मैं इसको करने जा रहा हूं कंप्लीट फ्री बॉडी। अच्छा हाँ, मैं बताना भूल गया, हमारे टाइम में जब मैं IIT क्वालिफाई किया था तो मैं लिख के क्वालिफाई किया हूं। रिटन एग्जाम्स होते थे, है ना, तो लिख के किया हूं। और हमारे टाइम में जब लिख के करते थे तो बड़े कम नंबर पे सिलेक्शन होता था, बहुत हार्ड पेपर होता था। उस समय करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम स्टेप मार्किंग थी, करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम पे मार्क्स थे, है ना। और एक छोटा सा ही डायग्राम था, उसी पे लिखा था सेपरेट ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। क्वेश्चन ही था कि ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, और लिखा था 2 नंबर। और उस समय 2 नंबर क्या 15 नंबर पे सिलेक्शन होता था यार, फिजिक्स में 15-20 पे, उसमें 2 नंबर तो फ्री बॉडी डायग्राम पे था। कितना फ्री बॉडी डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है इससे अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि 50% बच्चों से, अरे इतना सीखने के बाद बता रहा हूं, ऐसे तो कोई दूसरा पढ़ाता है तब तो 90% का मैं तो देखा भी हूं जाके कई जगह। 90% लोगों का फ्री बॉडी डायग्राम गलत होता है, तो भला आंसर कहां से सही होगा, इमेजिन करो। एनीवे, अब मैं एक क्वेश्चन लिखना चाहता हूं और आपको पता है, फिर से मैं वही बात करूंगा। इनके बीच में 2 केस संभव है। नीचे तो सरकना तय है, स्मूथ है, तो नीचे स्मूथ है तो सरकना तय है, नीचे स्मूथ है तो स्लिप करना तय है। लेकिन अच्छा हाँ, दुनिया के हर 2 रफ सरफेसेस के बीच में, दुनिया के हर 2 रफ सरफेसेस के बीच में 2 केस संभव रहता है हर जगह। उन दोनों सरफेस के बीच में स्लिपिंग है कि नहीं है,
याद करो, पिछला वाला क्लास नहीं, उसके भी पिछला जब से फ्रिक्शन शुरू है तब से यही बात हो रही है कि दो सरफेस के बीच में स्लिपिंग होना नहीं होना तब भी था जब ग्राउंड फिक्स था। अब तो एक सरफेस ऐसा है जो चल रहा है, तो हर जगह दो ही केस, और अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं मान के चल रहा हूं कि हम लोग को जो कैलकुलेट कर चुके हैं पता नहीं है कि दो पे क्या होगा ना। तो हर जगह दो केस पॉसिबल है, दो सरफेस के बीच में, उनके बीच में स्लिपिंग है कि नहीं है। तो चलिए अच्छा याद है कि हमें केस बना के स्टडी करना होगा, और पहले कौन सा लेना होगा याद है? हमेशा हर जगह दुनिया में फ्रिक्शन जो चाहता है उसी को पहले मान लेना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए, यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। स्लिपिंग वाला केस लेना ही नहीं चाहिए, हर जगह यही करना चाहिए। यदि ऐसा है तो करते हैं। तब कंसिडरिंग केस बना देता हूं मैं, केस बना देता हूं मैं, केस कंसिडरिंग considering no sleeping between the blocks. Considering no sleeping between the blocks. Considering no sleeping between the blocks, साथ वाला। अच्छा हाँ, भूल तो नहीं गए, मैं कंसीडर किया हूं, अज्यूम किया हूं, लेट इट बी, ये ऐसा है मैं मान रहा हूं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं मान रहा हूं, जो अज्यूम किया हूं, जो कंसीडर किया हूं वो सही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर तो ये क्यों मान रहे हैं? तो तरीका ही यही है, और क्या कर सकते, जब पता ही नहीं है कि 2 न्यूटन पे क्या होगा, आइडिया नहीं है, तो क्या करेंगे? तब यही से ही शुरुआत करेंगे। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि सर पता कैसे चलेगा कि जो माने हैं सही है कि नहीं है? पैनी निगाह रखेंगे, पैनी निगाह फ्रिक्शन पे रखेंगे। फ्रिक्शन ही हमको बताने वाला है कि हमारा मानना सही है कि गलत है। तो देखो, पहला स्टेप तो ये कि नॉर्मल निकाले, नॉर्मल 20 आ चुका है, और एफ मैक्सिमम म्यू एन 6 आ चुका है। ये नहीं निकाले रहते तो निकालते, जो पहले ही निकाल चुके थे। एक तो ये भी पॉइंट है, निकालना है, एक तो ये है। अगला फ्री बॉडी डायग्राम है, कंसीडर कर चुका हूं। मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं जो सभी लोग देखें। इक्वेशन, इसका इक्वेशन, अच्छा हाँ ये देखो तो, ए और ए दोनों के बीच में स्लिपिंग ना होने का केस कब हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है? दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो और हर मोमेंट पर वेलोसिटी सेम हो, है ना। वैसे तो नो स्लिपिंग का केस वेलोसिटी से होता है किसी मोमेंट पर। चलो एक बड़ा स्टेटमेंट सुन लो, अच्छा लगेगा। किसी मोमेंट पर एक्सेलरेशन सेम हो, वेलोसिटी सेम हो, दोनों सेम हो, या कुछ और कंडीशन है नो स्लिपिंग का दोनों के बीच में, क्या है? कौन सा? बोलो, फिर से सुनो। क्वेश्चन मेरा है कि 2 kg 4 kg के बीच में स्लिपिंग ना हो, 2 kg 4 kg के बीच में स्लिपिंग ना हो यहां पर, तो एक मोमेंट पर स्लिपिंग ना हो, टाइम इंटरवल में नहीं, एक मोमेंट पर स्लिपिंग ना हो, तो केस क्या है? एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, वेलोसिटी सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, या कुछ कह नहीं सकते? बताइए। अच्छा पॉइंट आया ना ये बातचीत के दौरान बढ़िया पॉइंट आया ना ये, तो आंसर करो। जल्दी करो, थोड़ा सोचो।
चलिए मैं बताता हूँ। इसका मतलब लग रहा है परसेप्शन थोड़ा वीक है आप लोगों का, और वीक होना भी चाहिए। आप लोग छोटे हैं, सीखेंगे। स्लीपिंग का मतलब समझते हैं आप लोग? स्लीपिंग का मतलब ही केवल होता है वेलोसिटी अलग अलग होना। तो नो स्लीपिंग, सो नो अलग अलग वेलोसिटी, केवल वेलोसिटी सेम होना चाहिए। आप जितने लोग आंसर कर रहे हैं सबका गलत है। फिर सुनो, ध्यान से सुनो। दुनिया में जब एक दूसरे के कांटेक्ट में हो और दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा तो स्लीपिंग नहीं होगा। तो वेलोसिटी से एक मोमेंट पे बात हो रही है, ध्यान से सुनो। एक मोमेंट पर मतलब 10 बजे, यानी कि 10 से लेकर 10:05 के बीच में, या 10 बजे से लेकर 10:01 के बीच में, एट 10 एक मोमेंट पर नो स्लीपिंग केस वेलोसिटी सेम होना चाहिए। एक्सेलरेशन का सेम होना नहीं होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी को चेंज करता है। तो सभी लोग इसको सीखे। लेकिन आप कह सकते हैं कि सर पिछले क्लास में तो ए सेम किए थे, तो सुन लो। अब इंटरवल सुनो, होते रहने की बात करता हूं। स्लीपिंग किसी दो बॉडी के बीच में स्लीपिंग नहीं है, और स्लीपिंग ना हो आगे भी, तो वेलोसिटी तो सेम होना ही चाहिए स्लीपिंग ना होने के लिए, और एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए आगे भी ना होने के लिए, इंटरवल के लिए। फिर सुनो। एक मोमेंट पर यदि वेलोसिटी सेम है तो स्लीपिंग नहीं है। दोनों बॉडी का वेलोसिटी सेम है तो स्लीपिंग नहीं है। और मान लो एक्सेलरेशन भी सेम है, तो वेलोसिटी भी सेम है, एक्सेलरेशन भी सेम है, तो इस मोमेंट पर स्लीपिंग नहीं है, और अगले ही मोमेंट पर स्लीपिंग होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन अलग अलग एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी सेम हो और दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन अलग अलग हो तो अगले ही मोमेंट पर स्लीपिंग होगा, पर अभी तो नहीं है। लेकिन यदि वेलोसिटी भी सेम हो और एक्सेलरेशन भी सेम हो तो इस मोमेंट पर स्लीपिंग नहीं है, अगले मोमेंट पे भी स्लीपिंग नहीं होगा, अगले मोमेंट पर भी स्लीपिंग नहीं होगा, अगले मोमेंट पर, और कभी स्लीपिंग नहीं होगा। लेकिन यदि वेलोसिटी सेम है और एक्सेलरेशन अलग अलग है तो इस मोमेंट पर स्लीपिंग नहीं है, और अगले ही मोमेंट पर स्लीपिंग हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज कर चुका होगा। हमें लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मैं एक्सेलरेशन सेम क्यों माना हूं? क्योंकि एक मोमेंट पर नहीं बल्कि स्लीपिंग होना ही नहीं है। दोनों के बीच में स्लीपिंग ना होने के लिए फर्दर आगे भी, वेलोसिटी तो शुरू में 0 थी ही, तो सेम तो थी ही, आगे भी ना हो स्लीपिंग, इसलिए ए सेम माना हूं। तो इसका मतलब जितना भी आप लोग आंसर किए हैं एक छोटे से बुद्धि को लेके, क्योंकि आपकी लर्निंग उतनी तो है नहीं, और आप मेरे एक्सप्लेनेशन से शायद आप लोग सहमत होंगे। दो बॉडी के बीच में स्लीपिंग ना होना वेलोसिटी का सेम होना होता है। स्लीपिंग नहीं होना वेलोसिटी सेम, नो स्लीपिंग। इम्प्लाइज अनइम्प्लाइड बाई है। नो स्लीपिंग, वेलोसिटी सेम, नो स्लीपिंग। दो सरफेस इंटरैक्शन। एनीवे, तो अब एक्सप्लेनेशन मिल गया कि एक्सेलरेशन। अच्छा, आप लोग यही देख के बोले होंगे, मैं समझ गया, अपना कम बुद्धि छोटा सा लगाए होंगे और बोल दिए होंगे। तो मैं एक्सप्लेन कर दिया कि फिलहाल मैं ए सेम क्यों माना हूं, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम 0 था, ए भी सेम मान लूंगा तो आगे भी स्लीपिंग नहीं होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी चेंज होगी सेम चेंज होगी। एनीवे, अब मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, इसके लिए F बराबर m ए, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, दिस इज बैलेंस, n बराबर 20। वर्टिकल वाला मत देखो, वर्टिकल वाला तो बैलेंस है, mg इज बैलेंस्ड बाई n, खत्म।
ये वाला देखो, दो बड़ा है, इधर एक्सेलरेशन माना गया है, जिधर एक्सेलरेशन उधर बड़ा। 2 माइनस एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। नीचे वाला देखो, बैलेंस्ड वर्टिकल बैलेंस 4 kg का लिखने जा रहा हूं। अनबैलेंस्ड फोर्स, अच्छा देख रहे हो, याद है 4 kg को फ्रिक्शन लेके जाने वाला है। ये देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट, 4 kg को कौन लेके जाने वाला है? फ्रिक्शन, ठीक है। दिस इज एफ 4a। सॉल्व करने जा रहा हूं, दोनों को जोड़िए, एफ एफ कैंसिल, माइनस एफ प्लस एफ। 2 बराबर 6a, a बराबर 1/3, a बराबर 1/3। पता है जब जब तुम सेम एक्सेलरेशन मानोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, इक्वेशन लिखोगे, तब तब सेम एक्सेलरेशन वाला हमेशा मिलेगा और हर फोर्स के लिए मिलेगा। 2, 10, 60, 100 करोड़ के लिए भी सेम एक्सेलरेशन मिलेगा। लेकिन बातचीत तो हो ही रही है ना कि जो माने हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि सही है। सो एक कॉमन एक्सेलरेशन तुम्हें हमेशा मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हो रहा हो, हमें चेक करना होगा। और याद करो, मैं बताया हूँ ए, और ये तुम्हारे मानने से नहीं, ये सब कुछ डिसाइड करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन की लिमिट है, फ्रिक्शन ही सब कुछ लिमिट कर देता है। फ्रिक्शन ही क्रिटिकल के आर पार करवाता है। फ्रिक्शन ही दो चीज़ों को जोड़े रखता है। भरसक प्रयास करता है कि उसके बीच में स्लिपिंग ना हो, सीज किए रहना चाहता है, उसको स्लिपिंग को रोके रखा रहता है, लेकिन उसकी अपनी एक औकात होती है जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शन नाम दिया गया है। तो याद रखो, इसका मतलब साफ है कि हमें फ्रिक्शन पे पैनी निगाह रखते हुए हमें कैलकुलेट करना होगा, और यहाँ पे ले जाके रखना होगा और एफ कैलकुलेट करना होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4/3। अच्छा, इस ए को यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, आएगा सेम ही। तो 4/3, हाँ नीचे वाले में रखोगे, यहाँ पे रखोगे थोड़ी आसानी से आ जाएगा, यहाँ वाले में रखोगे थोड़ा लंबा आ जाएगा। और एक और चीज़ ध्यान दिए होगे, जब हम एफ लिखे थे तो 6 नहीं लिखे थे, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, फ्रिक्शन तो केवल फ्रिक्शन होता है ना। ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो एक चीज़ ये ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, अगला पॉइंट ये कि यदि हम लोग कहें कि अब जितना कैलकुलेशन हो चुका है उसके अनुसार बताया जाए कि जो माने थे वो सही है कि नहीं, तो स्टेटमेंट सुनो। ये जो रिजल्ट आया है, यदि 2 kg 4 kg के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स यदि 4/3 डेवलप हो जाए, यदि फ्रिक्शनल फोर्स 4/3 डेवलप हो जाए, इनके बीच में 4/3 न्यूटन डेवलप हो जाए, तो साथ साथ चलेंगे। जो फ्रिक्शन चाहता है कि दो सरफेस, दो ब्लॉक, दो चीजें कांटेक्ट में साथ साथ चले, जो फ्रिक्शन चाहता है, तो क्या उसकी चाहत पूरी हो रही है? क्या सही में साथ साथ चल रहे हैं? क्वेश्चन ये है। कैसे मालूम चलेगा? याद करो कैसे मालूम चलेगा? बताओ। मैं बता रहा हूं, हमेशा हर जगह फ्रिक्शन कैलकुलेट करके जिसे रिक्वायर्ड बोलते हैं, रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स टू गो टुगेदर विदाउट स्लिपिंग, दिस इज रिक्वायर्ड, आवश्यकता है। रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स, दिस कैलकुलेशन इज व्हाट? रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक टू गो टुगेदर विदाउट स्लिपिंग।
अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये रिक्वायर्ड या क्या सही में ये आवश्यकता पूरी हो रही है, तो ये इससे पूछता है एफ मैक्सिमम से। तो कहता है कि भाई 4/3 तो कम है, 4/3 तो 1.33 न्यूटन है, मैं तो 6 न्यूटन तक जरूरत पड़ी तो लगा दूंगा मैं। फ्रिक्शन कह रहा है कि ये एफ मैक्सिमम कर रहा है, करे कि भाई मेरी औकात 6 न्यूटन तक है, तुम तो बहुत कम ही बोल रहे हो, इसका मतलब लगा सकता हूं मैं। तो सच यही है, एवरीथिंग इज राइट, सब कुछ सही है। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का आंसर है 4/3। बहुत बढ़िया पॉइंट आ रहा है, अच्छा पॉइंट है। फ्रिक्शनल फोर्स का आंसर है 4/3। एक्सेलरेशन दोनों का 2 kg 4 kg का 1/3 दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं है। और ध्यान रखना फ्रिक्शनल फोर्स 6 नहीं है, 4/3 है, और दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं। यही डिस्कशन का हिस्सा था और यही हम लोग को सीखना पढ़ना था। और देखो हम लोग हालांकि पहले भी शॉर्टकट में हम लोग समझ चुके थे कि 2 पे तो साथ साथ चलेंगे, 3.5 पे चलेंगे, 6.5 पे चलेंगे, 8 पे चलेंगे, 9 तक पे चलेंगे, पर 9.1 पर नहीं चलेंगे, 10 पे नहीं चलेंगे, है ना। तो हम लोग आगे देख चुके थे, सॉरी पीछे कैलकुलेट करके देख चुके थे, लेकिन रिजल्ट हम लोग के सामने आ चुका है। अच्छा एक चीज देखे थे कि नीचे 2 न्यूटन लगाए थे, अभी ऊपर 2 न्यूटन लगा है, वही सारा फोर्स दिया हूं। इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो क्या अंतर रहा, ऊपर 2 न्यूटन लगाना नीचे 2 न्यूटन लगाने में अंतर ये रहा कि दोनों ही केस में स्लिपिंग नहीं था, दोनों साथ साथ चल रहे थे, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन 1/3 था, दोनों ही केस में एफ मैक्सिमम लिमिटिंग 6 ही था। लेकिन एक चीज ध्यान दिए होगे, जब नीचे लगाए थे नीचे तो फ्रिक्शनल फोर्स कम डेवलप हुआ था, और जब ऊपर लगाए थे ना ऊपर तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा डेवलप हुआ है। इसका क्या रीजन है यार? जब 2 न्यूटन 4 kg पर लगाए थे, 2 न्यूटन 4 kg पर लगाना और 2 न्यूटन 2 kg पर लगाना, देखे होगे पिछले क्लास में लगाया था। जो लोग ये क्लास देख रहे हैं वो पिछला वाला जरूर देख लें। तो नीचे वाले पे 2 न्यूटन लगाया था, अभी मैं ऊपर वाले पे लगाया हूं, लेकिन दोनों ही केस में स्लिपिंग नहीं था, दोनों ही केस में पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 1/3 था, दोनों ही केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन 6 ही था, मेरा फोर्स भी सेम था, सब कुछ सेम था। पर अंतर क्या था? अंतर था पिछले वाले में जब नीचे वाले पर 4 kg पर लगाए थे तो दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स जो डेवलप हुआ था, फ्रिक्शनल फोर्स वो फ्रिक्शनल फोर्स था 2/3 था, वो फ्रिक्शनल फोर्स 2/3 था, और अभी फ्रिक्शनल फोर्स 4/3 है, 2 गुना है। बताना है ऐसा क्यों? नहीं, बेस तो तब भी स्मूथ था, नहीं, फोर्स अलग अलग पे है तो क्यों हो रहा है ऐसा? बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की जरूरत है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं। क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं? ये पहले तो ये भी तो जानना है, बहुत जरूरी है। बोलो, ये भी तो बहुत जरूरी है। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनोगे। देखो, याद करो, मैं बताया हूं लेकिन उतना कनेक्ट नहीं कर पाए होगे शायद। जब मैं 4 kg पे 2 लगाया तो एक्सेलरेशन 2/6 तब भी था, 2/6 होल मास। जब मैं 4 kg पे लगाया और सबको एक साथ चलने की बात किया तो मास 6 था, फोर्स बाई मास करोगे तो 4 kg पे 2 लगाओगे तो भी फोर्स बाई मास 2/6 करोगे, और 2 kg पे लगाओगे और साथ चलाओगे तो भी 2/6 करोगे, तो 1/3 तो दोनों में आएगा। लेकिन
जब 4 kg पर लगाओगे तो फ्रिक्शन 2 kg को चलाएगा। 4 kg को तो हम चला रहे हैं। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, फ्रिक्शन तो विरोध कर रहा है मेरा। जब मैं 4 kg पर, ध्यान से सुन लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मैं 4 kg पर लगा रहा हूं, जब मैं, देखो ये, जब मैं 4 kg पर लगा रहा हूं, 4 kg पर लगा रहा हूं, तो फ्रिक्शन को 2 kg को लेके आना है। और जब मैं 2 kg पर लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन को 4 kg, फ्रिक्शन को लाना है 4 kg को, और लाना इतना ही से है, ध्यान से, लाना इतना ही से है। तो जब मैं 4 kg पर लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन को हल्के मास को लेके आना है 2 kg को। और जब मैं 2 kg पर लगा रहा हूं तो 2 kg को तो मैं लेके जा रहा हूं, फ्रिक्शन तो मेरा विरोध कर रहा है। लाना तो 4 kg को है फ्रिक्शन को। जब मैं 2 kg पर लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन तो मेरा विरोध कर रहा है, लाना 4 kg को है। और जब मैं 4 kg पर लगाऊंगा तो फ्रिक्शन तो मेरा विरोध करेगा, और लाना 2 kg को है। तो जब मैं 4 kg पर लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन को हल्के मास को लेके आना है, तो फ्रिक्शन कम लगा है, एक्सेलरेशन उतना ही है। और जब मैं 2 kg पर लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन को लेके आना है 4 kg को, भारी मास है, भारी मास है, तो अब उसको लेके आना है, और एक्सेलरेशन उतना ही है। तो बताओ, आपको नहीं लग रहा कि फ्रिक्शन खटाक से निकाला जा सकता है? फ्रिक्शनल फोर्स कैसे? कंबाइंड लेके, यदि साथ चल रहे होंगे तो कंबाइंड लेके एक्सेलरेशन निकाल लो हमेशा, और जो जिसको फ्रिक्शन लेके आए उसका मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1/3 दोनों ही केस में एक्सेलरेशन था, बोलो, ये 1/3 तो दोनों में था, जब कंबाइन करोगे तो 1/3 ही एक्सेलरेशन आएगा यार, साथ चलने की बात होगी तो जब 4 kg पे लगाओगे तो m इंटू ए जानते ही हो, m इंटू ए फ्रिक्शनल फोर्स। और जब इस पे लगाओगे तो m इंटू ए इस पे फ्रिक्शनल फोर्स भाई। तो देखो ना 4/3 आया होगा, ये देखो ऐसे, कितना इंटरेस्टिंग है, बुझाउल टाइप का पजल है यार। मैं तो कहता हूँ फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग है ना, मैं तो कहता हूँ कि यदि मैं सिंबल में दे दिया होता। अच्छा, आप लोगों को ये समझ में आया? हाँ, ये समझ में आया? 10 पे किया जाए क्या? 10 पे सभी लोग फटाक से जरा 10 पे कर दो, है ना। हम लोग तो हालांकि शॉर्टकट वाला तो कर ही चुके हैं, जरा जल्दी से 10 वाला कर दो, 10 न्यूटन वाला, तो फिर हम लोग थोड़ा और कुछ सोचें यार। चलो कम ऑन, डू इट फास्ट, कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी करो, 10 वाला कर दो। चलो 10 वाला कर देते हैं। क्या यार, कहाँ गया ये? चलो 10 वाला कर देते हैं। ये रहा 10 न्यूटन लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है ना यहाँ पे। 10 वाला करते हैं, 10, तो यहाँ पे भी हो गया होगा 10, यहाँ पे भी हो गया होगा 10, यहाँ पे हो गया होगा 5/3, बोलो, और यहाँ पे हो गया होगा, जब 5/3 रखोगे तो 20/3 हो गया होगा। सही है? (20/3) हो गया होगा F, जब यहां पे रखेंगे तो। अब हमारे पास स्टेटमेंट सुनो, मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, दोनों का A सेम माना हूं, जो कि मालूम नहीं है कि सही है कि गलत है। इक्वेशन लिखा हूं, कंसीडर किया हूं, इक्वेशन लिखा हूं, सॉल्व किया हूं, A आया है। A से पता नहीं चलता, पैनी निगाह फ्रिक्शन पे रखना चाहिए। फ्रिक्शन ही डिसाइड करता है कि जो हम माने हैं, सोचे हैं, कुछ हो रहा होगा, क्रिटिकल वैल्यू, आर पार की लड़ाई फ्रिक्शन लड़ता है। तो 20/3 स्टेटमेंट सुनो,
फ्रिक्शन चाहता है दोनों साथ साथ चले, साथ साथ चलने के लिए फ्रिक्शन को डेवलप होना होगा 20/3। साथ साथ चलने के लिए फ्रिक्शन को डेवलप होना होगा 20/3। 20/3 का मतलब है 6.66 न्यूटन। मतलब सही में यदि फ्रिक्शन दोनों के बीच में 20/3 डेवलप हो जाता ना, सही में सच में डेवलप हो जाता, तो दोनों साथ साथ चलते। लेकिन अभी तो पता नहीं है, चेक करना होगा। चेक कहाँ से करते हैं? ये पूछता है कि क्या डेवलप हो पाएगा, तो फ्रिक्शन कहता है कि भाई हमारी औकात ही 6 है, 6 से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 6 बोलो या 6 से कम बोलो और साथ साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 kg को धोखा देता है फ्रिक्शन, कहता है कि मेरी औकात 6 है, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता। 2 kg चिल्ला 2 kg चिल्ला रहा है कि मेरे साथ चलो, साथ दो। 4 kg कर रहा है मैं नहीं दे सकता। फ्रिक्शन धोखा दे रहा है, कह रहा है कि 6 से ज़्यादा नहीं लगा सकता। मेरा एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम है, मतलब 6/4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता क्योंकि सफिशिएंट फ्रिक्शन मेरे ऊपर नहीं लग पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं हो पाएगा, नहीं लग सकता। तो ये भी गलत है और सब गलत है, सब गलत है। ये जितना भी माने हो सब गलत है, गलत है, गलत है। नो पॉसिबिलिटी सो नथिंग, नो पॉसिबिलिटी, सब जगह नो पॉसिबिलिटी, नहीं होगा। और सही है तो सब सही है। कितना इंटरेस्टिंग है। तो 2 केस जो माने थे, एक केस, अच्छा 2 ही केस संभव है भाई। दोनों ब्लॉक के बीच में या तो स्लिपिंग हुई होगी, नहीं हुई होगी। मैं बताया कि पहले हम लोग माने कि नहीं हुई है, नहीं हुई है माने गलत हो गया, तो इसका मतलब अगला पॉइंट है हुई होगी स्लिपिंग, तो स्लिपिंग हो गई है। अगला केस उस खत्म, बल्कि अगला केस का 2 ही तो है केस यार। इसका मतलब साफ है, ध्यान से सुन लो। अब पता चल चुका है स्लिपिंग नहीं है, वो कैंसिल हो गया। तो अब क्या? तो स्लिपिंग है। और स्लिपिंग है जब 2 सरफेस के बीच में स्लिपिंग हो जाती है तो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम लगता है, मैक्सिमम 6 और मैक्सिमम 6। अब मैं लगाया हूं, ये नहीं कि कभी भी लगा दिए। और दूसरा एक और चीज, ये इमेजिन करो कि ये म्यूएस म्यू के दिया हुआ है। अभी बातचीत सुन लो, अच्छा लगेगा। मान लो म्यूएस म्यू के दिया है, तो हम लोग जो चेक को कर रहे हैं म्यूएस से करेंगे। स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी म्यूएस से करेंगे, और नहीं होगी तब तो कोई बात ही नहीं है, म्यू के का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब स्लिपिंग हो जाएगी, जैसा कि पता चल चुका है कि स्लिपिंग हो गई है, तो म्यू एस वाला नहीं म्यू के वाला लगाएंगे। जब ये पता चल जाएगा कि स्लिपिंग हो गई है तो म्यू एस वाला नहीं म्यू के वाला लगाएंगे। ये जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये है, तो म्यू एस म्यू के भी समझ में आ गया होगा हमको लग रहा है। म्यू एस म्यू के कब लगेगा कब नहीं लगेगा, हालांकि मैं बातचीत कर चुका हूं, तो बहुत क्या दिक्कत है। म्यू एस म्यू के दिए रहेंगे, हम लोग दोनों ब्लॉक के बीच में म्यू एस म्यू के दोनों निकाले रहेंगे। शुरुआत म्यू एस से करेंगे, चेक करेंगे स्लीपिंग है नहीं है, वैसे ही चेक करेंगे जैसे किए हैं अभी। स्लीपिंग हो गई है तो म्यू के वाला लगा देंगे। हमें नहीं लग रहा है कि किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए। फिर भी मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ इंडिपेंडेंट, और ये रहा इक्वेशन, देखिए अच्छा लगेगा। ये रहा A1 और ये रहा A2, अलग अलग स्लिपिंग है, अलग अलग, ये पॉइंट है। चलिए तो लिखते हैं इसको, इसका इक्वेशन लिखते हैं। इस बार सॉल्व करने की जरूरत ऐसे नहीं है कि 2 इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, अपना अपना आएगा। 10 माइनस 6 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। A1 बराबर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 kg का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे का दिस बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फोर्स 6, मास फोर्स बराबर फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन A2। व्हाट इज A2? दैट इज 3/2, दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कहा था ना स्लिपिंग हो गई है, अलग अलग है। 2 kg ऊपर ज्यादा तेजी से भाग रहा है और नीचे 4 kg कह रहा है कि भाई मेरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1.5 है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और कृपया आप लोग ऐसी बातें नहीं करेंगे कि सर कब तक, ये तो गिर जाएगा। तो जब डायमेंशन ना दिया हो तो हम लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी है कि गिर जाएगा तो क्या होगा, कब गिरेगा, क्या होगा। बस हो गया, कैलकुलेशन ख़त्म। और उसमें थोड़ी अपने से खोपड़ा लगाने लगते हैं बच्चे, तो वो सब नहीं, वो सब बात नहीं करनी है ना। कितना बात किया जाएगा, बहुत बात कर लिए। हमें लग रहा है कि आप लोग इसको बहुत ही मज़ा आया होगा आप लोगों को सीखने में, है ना। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दूं ताकि अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे मैं सोच के आया था कि कुछ और भी चीज़ें बता दूंगा, लेकिन अफसोस कि हम लोग इसी में सीखते रह गए, चीज़ें जानने की कोशिश किए बस इसमें। अच्छा हाँ, एक जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला था वो ये है, ये वाला हो गया आप लोगों का। अब 60 और 100 वाला तो कर ही लोगे, स्लिपिंग हो ही रही होगी। अच्छा हाँ, 60 और 100 वाले के लिए, 60 और 100 वाले के लिए आप लोग ऊपर वाला तो निकालिएगा, नीचे वाले को हम बता देते हैं। 4 kg का 1.5 ही आएगा। ये देखो, नहीं भाई ज़्यादा फोर्स बढ़ाओगे, ऊपर वाले पे लगा रहे हो फोर्स और फोर्स बढ़ाते जा रहे हो तो 2 का ही बढ़ेगा, 4 का फिक्स हो चुका है, 1.5 से ज़्यादा नहीं होने वाला है। ठीक है। अच्छा, मैं जो बात करने वाला था वो ये था, मैं ये बात करने वाला था। देखो जो बातचीत हमें करना था वो ये था, मान लो ऐसे है, ये M1 है, ये M2 है, नहीं स्मूथ है ना, स्मूथ है, इस पे F लगाना। इस पे F लगाना और म्यू होना, साथ साथ चलना। जब मैं इस पे F लगाया, नो स्लिपिंग ना, नो स्लिपिंग केस है, नो स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, वही वाली बात है। मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा यहां पे स्मूथ है, ये भी स्मूथ है ना, 2 केस बना रहा हूं, आप लोग देख ले जो मैं डिस्कस किया था। मैं कह रहा हूं कि नीचे स्मूथ है, फोर्स लगा, दोनों के बीच में म्यू है, दोनों को साथ चलना है क्योंकि नो स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स है। नीचे स्मूथ है, 2 ब्लॉक्स है, बीच में म्यू है, साथ चलना है, नो स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स है, पर ऊपर फोर्स लगा है। फ्रिक्शनल फोर्स का जानते हो दोनों ही केस में, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन जानते हो कितना आएगा, एक्सेलरेशन F/m1 + m2 आएगा, सेम एक्सेलरेशन आएगा। यदि स्लिपिंग ना हो तो इकट्ठा माना जा सकता है, स्लिपिंग ना हो तो इकट्ठा माना जा सकता है, और इकट्ठा मानने पर फोर्स बाई मास होता है, फोर्स बाई मास होता है, पर फ्रिक्शन सेम नहीं होगा। फ्रिक्शन जानते हो, इस वाले केस में फ्रिक्शन होगा, इस वाले केस में फ्रिक्शन होगा, यहां पे लगाओगे तो फ्रिक्शन इसको चलाएगा, M2A, समझ में आ रहा है। जब इस पे लगाओगे तो फ्रिक्शन इसको चलाएगा, M2A, और जब इस पे लगाओगे तो फ्रिक्शन इसको चलाएगा, फ्रिक्शन F डैश लिख दें क्या, F M2A और F डैश M1A। इसका मतलब दोनों केस में फ्रिक्शन का रेशियो F/F डैश सेम एज M2/M1।
जब तुम इस पे लगाओगे तो इसको फ्रिक्शन चलाएगा। फ्रिक्शन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम है। यही वाला अंतर आ भी रहा था, यही वाला अंतर आ भी रहा था जो तुम लोग ध्यान नहीं दिए थे। तो हमें लग रहा है कि इस चीज को भी आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं अभी। इज इट ओके? गुड, ये क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम लोगों को बात करनी है अगले वाले क्लास के लिए। सभी लोग लिख लें। हमको लग रहा है कि ये वाला जो मैं बात किया समझ में आया होगा, है ना? मैं बात किया जो दोनों को समराइज किया, दोनों को मिलाकर ऊपर नीचे फोर्स लगाया, किस तरीके से नो स्लिपिंग केस लिया और फ्रिक्शन कैसे कम ज़्यादा हुआ। अच्छा, दोनों ब्लॉक का मास सेम होता तो ऊपर लगाते चाहे नीचे फ्रिक्शनल फोर्स सेम डेवलप होता नहीं। समझ में आ रहा है? यदि दोनों का मास ऊपर नीचे सेम होता तो फोर्स ऊपर लगाते चाहे नीचे लगाते, यदि स्लिपिंग नहीं है, अच्छा स्लिपिंग है तो भी फ्रिक्शनल फोर्स सेम डेवलप होता नहीं। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप लोगों को समझना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन ले लीजिए, उसको घर पे करिएगा और हम लोग अगले क्लास में और ज़्यादा सीखेंगे। इस बार रहा वेरिएबल फोर्स, सभी लोग इसको घर से करेंगे, ट्राई करेंगे, है ना? और हम लोग सीखेंगे। ये रहा एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, ये है M1, ये है M2। बल्कि मैं वैल्यू दे देता हूँ, सिंबल में नहीं देता हूँ ना, सिंबल में उतना अच्छा परसेप्शन नहीं होता, तो मैं नहीं दे रहा हूँ सिंबल में। मैं चाह रहा हूँ कि आपको वैल्यू में दूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा लगे। ठीक है, वैल्यू ऐसे दे देता हूँ। ये रहा, ज़्यादा अच्छा है कि वैसे ही दे दूं क्या? नहीं, वैसे नहीं देता हूँ। इसको मैं दे देता हूँ कि 10 kg, 10 kg और 2 kg ऐसे दे देता हूँ। और यहाँ पे फोर्स दे देता हूँ, फोर्स देता हूँ 12T, 12T, 12T। और यहाँ पे म्यू दे देता हूँ 0.4, 0.4, एंड दिस इज स्मूथ। क्वेश्चन है, देखिए 12T क्वेश्चन है, एज शोन इन फिगर, as shown in figure, find acceleration of each block, find as shown in figure, find acceleration of each block and frictional force between the blocks as a function of time, and draw the graph of AT, FT, VT, ST for each block. As shown in figure, find acceleration and frictional force acting. Find acceleration of each block and frictional force between the blocks. Find acceleration of each block and frictional force between the blocks. Also draw the graph of AT, FT, VT and ST for each block. हमको लग रहा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आइडिया भी क्लियर हो गया होगा, लेकिन फोर्स डिस्क्रीट नहीं है। डिस्क्रीट आसान होता है, दुनिया में कहीं पे भी किसी चीज़ की वैल्यू फिक्स्ड हो या स्टडी के नाम पर दूसरा कोई चीज़ फिक्स्ड हो, डिस्क्रीटनेस हो और फिक्स्ड हो, तो
तो उससे हम आइडिया बनाते हैं, और जब चीज़ें कॉन्टिन्यूसली वैरी करती हैं तो उस आइडिया को हम लोग वेरिएशन के नाम पर जनरल निकाल कर, केसेस बनाकर डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हमें लग रहा है कि आप लोगों को मेरी बातों से समझ में आ रहा होगा क्या करना है। तो क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं, मैं हिंट कर देता हूँ, तरीके नहीं बदलेंगे। फोर्स को जो फोर्स जहाँ 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, 60 न्यूटन पढ़े, उसकी जगह बस तुम 12T रखना, और 2 केस की बात जरूर करना। स्लिपिंग का पता करना, क्योंकि फोर्स लगातार बढ़ने जा रहा है। कुछ देर तक दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे और एक ऐसा मोमेंट आएगा कि फोर्स इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फ्रिक्शन उतना लग नहीं पाएगा, और एक ब्लॉक जो फ्रिक्शन के भरोसे होगा साथ छोड़ देगा, क्योंकि उसके ऊपर उतना फ्रिक्शनल फोर्स लग नहीं पाएगा। तो 2 केस है, दोनों केस के लिए एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि फाइंड टाइम व्हेन स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स स्टार्ट्स। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि मैं पूछा नहीं हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रहा था कि मैं जब डिस्कशन करूँगा तो आपको डिटेल बताऊँगा। पता नहीं केवल अगले क्लास में पूरा होगा कि उसके अगले क्लास में डिस्कशन चला जाएगा, हमें नहीं मालूम, पर डिस्कशन तो मैं डिटेल में करूँगा, ये तो आपको पता ही है। तो सभी लोग मेहनत करिए, खूब खोए रहिए, पॉसिबिलिटी देखिए, पता करिए कि कौन सा मोमेंट है, वो टाइम की वैल्यू क्या है जब दोनों के बीच में स्लिपिंग शुरू हो जाएगा। ग्राफ पे सोचिए, ग्राफ खींचिए, जनरल पॉइंट निकालिए, डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट करिए, वेलोसिटी निकालिए, डिस्प्लेसमेंट निकालिए, और नीचे वाले ब्लॉक को लंबा मानिए, क्योंकि डायमेंशन दिया नहीं है, इसी पे सरकता हुआ मानिए। ये नहीं कि गिर जाएगा तो सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो चलिए, आप अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करिए, ब्रेन की ट्रेनिंग की बात करिए। बीच में मैं देख रहा था कि फिर किसी का आया था कि सर कोर्स कब पूरा होगा, तो हमें लगता है कि उसको कुछ नहीं आता होगा, वो केवल कोर्स के लिए ही आता है। और पता नहीं ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे कोचिंग वाले आके डिस्टर्ब भी करते हैं, है ना। तो इस पे नहीं जाना है कि कौन क्या लिख रहा है, कोर्स पे हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। कोर्स को मतलब हमको ध्यान नहीं रखना, मतलब तुमको ध्यान नहीं रखना है, हम तो ध्यान रख ही रहे हैं। और तुम लोगों को ये भी नहीं लगना चाहिए कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तुम लोगों को इतना ट्रस्ट तो करना होगा। चलिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। ब्रेन की ट्रेनिंग ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम लोग कोर्स पे ध्यान दें और चीज़ों को कम सीख पाएँ, बल्कि ज़्यादा सीखें, डिटेल में सीखें। ब्रेन को ट्रेनिंग मिलेगा तो ज़िंदगी में तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हिस्से में, किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।